हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पूर्व के वीडियो में हमने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था, मूल्यांकन के प्रकार भी पढ़े थे, जिसमें हमने योगात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आरटीई एक्ट के बाद में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वैसे कोई इसमें गहराई वाली बात नहीं है। यदि हमें शब्दों का अर्थ भी सटीक तरीके से मालूम है तो भी हमारे क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। लेकिन ये जो अवधारणा विकसित हुई, कब लागू हुई, कैसे लागू हुई, इसको लेकर के कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में इस बात को बल मिला या इसे अनिवार्य स्तर पर लागू करने की बात कही गई कि बच्चों में परीक्षा के भय, दबाव एवं तनाव को दूर करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, और इसीलिए कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षा को समाप्त कर दिया गया। तो आरटीई एक्ट 2009 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का हर अर्थ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आरटीई एक्ट ये बोलता है कि मूल्यांकन को केवल परीक्षा प्रणाली नहीं समझा जाए, बल्कि यह अनवरत रूप से लागू होना चाहिए, अर्थात यह एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। आगे स्पष्ट करते हुए इसमें लिखा गया है कि मूल्यांकन का अर्थ केवल बच्चों की सफलता व असफलता का प्रमाण पत्र देना ही नहीं है। अर्थात जैसे हम देखते हैं हमारी मार्कशीट आती है, अंक तालिका आती है, उसमें पास व फेल का निर्णय होता है। तो आरटीई एक्ट ये बोलता है कि मूल्यांकन तो एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। यह बच्चों की सफलता व असफलता का प्रमाण पत्र वितरित करना नहीं है, बल्कि यह बच्चों की योग्यता को बढ़ावा देना है और उन्हें सही दिशा प्रदान करना है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पाठ्य पुस्तक का एक विद्यार्थी को कितना ज्ञान है या कितना नहीं है। तो मूल्यांकन का सही अर्थ यह है कि हम बच्चों की योग्यता को बढ़ावा दें और इन्हें सही दिशा प्रदान करें। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों का आकलन अर्थात मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाए और सतत किया जाए, जिससे हम ये पता लगा सके कि बालक किस क्षेत्र में कमजोर है, बालक ने कहां तक सीखा, कैसे सीखा, कितना सीखा और कहां उसके साथ और काम करने की जरूरत है या कहां तक उसे बाह्य मदद की आवश्यकता है। और मूल्यांकन, आरटीई एक्ट ये बोलता है कि मूल्यांकन का मूलभूत विचार यह है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, और ये तो हम भी मानते हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। क्यों? कोई शीघ्रता से सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, किसी में क्रिएटिविटी होती है, किसी में मेंटल एबिलिटी ज्यादा होती है, कोई खेल कूद में आगे होता है। तो आरटीई एक्ट ये बोलता है कि बच्चे का मूल्यांकन नियमित एवं सतत होना चाहिए, ताकि हम ये पता लगा सके बच्चे क्या सीख रहे हैं, कहां तक सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कितने प्रयास से सीख रहे हैं और कहां इन्हें बाहरी मदद की आवश्यकता है। और आगे स्पष्ट करते हुए आरटीई एक्ट में यह लिखा हुआ है कि मूल्यांकन का मतलब
यह है, अर्थात मूल्यांकन का मूल विचार इस तथ्य पर आधारित है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। सबके सीखने की गति अलग अलग होती है, सबके सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता अलग अलग होती है और इसी आधार पर बालक का विकास होता है। इसके अलावा यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मूल्यांकन में हम केवल शैक्षिक पक्षों का समावेश नहीं कर सकते, अर्थात मूल्यांकन में सह शैक्षिक गतिविधियां भी शामिल है और यह मानता है कि बच्चे का विकास टुकड़ों में कभी नहीं होता, विकास टुकड़ों में नहीं होता, बल्कि कैसे होता है, समग्र होता है। सारा विकास एक साथ प्रक्रिया चलती है, ऐसा थोड़ी है कि पांवों की अभिवृद्धि हो गई और हाथों की नहीं हुई। अभिवृद्धि अलग चीज है वैसे और विकास अलग है, लेकिन ये विकास का एक भाग है अभिवृद्धि भी। बालक के मस्तिष्क का विकास हुआ ही नहीं और बॉडी का विकास हो गया, ऐसा नहीं है। तो आरटीए ये बोलता है कि विकास की प्रक्रिया कभी भी टुकड़ों में संपन्न नहीं होती, बल्कि समग्र होती है और निरंतर होती है, अर्थात विकास आजीवन चलता रहता है। तो इस प्रकार से हम देखें, अर्थात बहुत से लोगों में एग्जाम फोबिया होता है, बहुत से बच्चों में होता है। आपने देखा होगा बोर्ड का रिजल्ट आता है, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, पहले से ही तनाव में आते हैं, सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या थी। परिणाम स्वरूप पहले तो एनसीएफ 2005 में भी इस बात का उल्लेख किया गया, बाद में आरटीई एक्ट 2009 जो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, उसमें यह कहा गया कि मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है और यह बच्चों को केवल पास या फेल का रिजल्ट सुनाना नहीं है, अर्थात सफलता व असफलता का प्रमाण पत्र देना नहीं है, बल्कि मूल्यांकन का सही अर्थ यह है कि बच्चे की योग्यता को बढ़ावा कैसे दिया जाए, उसे सही दिशा प्रदान कैसे की जाए। यह एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें बच्चों के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है और इसका उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। तो एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें एनसीएफ 2005 में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बच्चों को डरा देने वाली, बच्चों को भयभीत कर देने वाली इस मूल्यांकन प्रक्रिया के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं और साथ ही इन दुष्परिणामों से बचने के सुझाव भी दिए गए। अर्थात हम जो पेपर वर्क के द्वारा जो एग्जाम लेते हैं, पास फेल का निर्णय करते हैं, उसमें एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट 2009 दोनों में सेम सी बातें लिखी गई हैं। इसमें भी कहा गया है कि बिना बोझ के सीखना, यशपाल कमेटी, अर्थात एनसीएफ 2005 में लिखा गया कि बच्चों को डरा देने वाली, भयभीत कर देने वाली इस मूल्यांकन प्रक्रिया के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं और इस बात को लेकर के इन समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव भी दिए गए, अर्थात बस्ते का बोझ भी बच्चे को नहीं उठाना चाहिए, यह भी इसमें सुझाया गया था। इसके बाद में आरटीई एक्ट 2009 में भी इसी बात को दोहराया गया कि बच्चे में परीक्षा के भय, तनाव और दबाव को दूर करना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया जाए, अनिवार्य किया जाए और इसीलिए आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा कक्षा 5 और 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई और यह कहा गया कि 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। यद्यपि अब कुछ बदलाव हो चुके हैं, बच्चे को रोका जा सकता है, लेकिन यह मूल्यांकन जो परीक्षा प्रणाली है उसके दुष्परिणाम पे प्रकाश डाला गया था। आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा भारत के स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया गया। प्रश्न यही बन जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस योजना के द्वारा भारत में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया। तो आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा भारत के स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू की गई एक नीति है। किसकी नीति है? आरटीई एक्ट 2009 की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में 2009 के आरटीई एक्ट द्वारा लागू की गई एक नीति है। यह आरटीई एक्ट पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल
2010 को, और इसके साथ ही इसे अपना लिया गया। राजस्थान में कब लागू हुआ ये? राजस्थान में 2011 में लागू हुआ। क्यों? आरटीई एक्ट की धारा 38 का लाभ लेते हुए राजस्थान सरकार ने इसे 1 साल बाद में लागू किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि बच्चे को 8वीं तक रोका नहीं जाए और उसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए। अब यह सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से है क्या? सिर्फ इतना इसमें याद रखें कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के जितने क्षेत्र हैं, अर्थात शैक्षिक व सहशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन है। इसके अलावा बच्चे के संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों ही क्षेत्रों का मूल्यांकन है। और इसमें मुख्य रूप से सतत का मतलब है लगातार, और व्यापक का मतलब है संपूर्ण, पूरा मूल्यांकन किया जाता है, निरंतर किया जाता है। ऐसा नहीं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 6 महीने बाद, वार्षिक परीक्षा पूरे 10 महीने बाद होगी। रोज अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है और वह बच्चे का आकलन कर रहा है, वही सतत है। व्यापक बच्चे के शैक्षिक और सहशैक्षिक, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक का आकलन कर रहा है, वह व्यापक है। और मूल्यांकन के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, निर्णय देना। तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अर्थात CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवुलेशन। CCE विद्यार्थियों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा बच्चों के विकास के सभी पक्षों का आकलन किया जाता है। सभी पक्ष आ गए इसमें, मैंने आपको बताया शैक्षिक, सहशैक्षिक, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की विद्यालय आधारित वह मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें बालक के सभी पक्षों का नियमित एवं सतत आकलन किया जाता है। सभी पक्ष अर्थात CCE के द्वारा बच्चे के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक पक्षों का आकलन किया जाता है और विकास के संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्रों का विकास किया। इतनी बात है, इसमें ज्यादा कोई गहराई से जाने की बात नहीं है। प्रश्न तो इससे जुड़ा हुआ बनता है एक तो कि भारत के स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया कब अपनाई गई? 1 अप्रैल 2010 से अपनाई गई। राजस्थान में 2011 ये लागू होते, इसमें इस बात का उल्लेख है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से अभिप्राय विद्यार्थियों की विद्यालय आधारित उस मूल्यांकन प्रणाली से है जिसमें बालकों के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात CCE के द्वारा बच्चों के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक पक्षों का नियमित एवं सतत आकलन किया जाता है। यह नियमित एवं सतत आकलन अध्यापक द्वारा विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। हमें सभी पक्ष ध्यान रखने हैं। इस CCE में मुख्यतः 3 शब्द हैं, कंटिन्यूअस अर्थात सतत, कॉम्प्रहेंसिव अर्थात व्यापक और एवुलेशन अर्थात मूल्यांकन। इन 3 शब्दों के अर्थ को हम और पढ़ लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 3 शब्द हैं। पहला शब्द है सतत, अर्थात कंटिन्यूअस। क्या मतलब होता है इसका? सब जानते हैं। सतत
बिना रुके, और जो रुकता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? निरंतर, लगातार, अनवरत, लगातार या निरंतर, बिना रुके चलता रहता है। तो प्रथम शब्द सतत या कंटिन्यूअस, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लगातार या निरंतर। क्या लगातार और निरंतर? एवोल्यूशन अर्थात मूल्यांकन। तो इसका मुख्य रूप से अर्थ हो गया लगातार आकलन करना या निरंतर मूल्यांकन करना। और ये निरंतर मूल्यांकन यानी रोज पढ़ाने के साथ करना, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो उसके साथ करना, निरंतर करना। तो शिक्षण कार्य कहां संपन्न होता है? कक्षा कक्ष में। और कक्षा कक्ष में अध्यापन कार्य यहां पे तो क्या संपन्न हो रही है? शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो रही है। अब ये करवा कौन रहा है? अध्यापक करवा रहा है। किसके माध्यम से करवा रहा है? बुक के माध्यम से अर्थात विषय वस्तु के माध्यम से। किसको करवा रहा है? विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को। उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। सारा ज्ञान आप में निहित है, शिक्षक केवल उसको बाहर निकालता है। प्लेटो का कथन था कि बालकों में संपूर्ण ज्ञान पहले से निहित होता है, अध्यापक केवल ऐसा वातावरण निर्मित करता है कि वह बाहर आ जाए। अब हम इन चीजों को समझे किस तरीके से, वही एक अलग चीज है। अब इसका अर्थ हमें देखना है। सतत का मतलब आपको पता है, पहले से पता है, मैं नहीं बता रहा आपको, लगातार या निरंतर। अब इन चीजों को हमें एकीकृत करना है, एक जगह करना है। अर्थात ये सारी की सारी चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई होती है। और अध्यापक क्या करता है? शिक्षण कार्य करवाता है। कहां करवाता है? क्लासरूम में करवाता है। कौन करवाता है? अध्यापक करवाता है। किसको करवाता है? विद्यार्थियों को करवाता है। अध्यापक पढ़ाने से पूर्व किसका निर्माण करता है? उद्देश्यों का निर्माण करता है। और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। और इसके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा की गई है। अब पूर्व की प्रणाली को यदि हम देखें तो हम क्या देखते थे कि शैक्षिक उद्देश्यों की ही संप्राप्ति को आकलन का आधार मान लिया जाता था, मूल्यांकन मान लिया जाता था। 9th की बुक है, 10th की बुक है, बच्चे ने 80% अंक प्राप्त कर लिए, सफल। लेकिन बच्चे का सर्वांगीण विकास कहां हुआ? वह खेलकूद में पीछे, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, मेंटेलिबिलिटी नहीं है, उसका सामाजिक पक्ष कमजोर है, नैतिक पक्ष कमजोर है, उसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये सतत और व्यापक मूल्यांकन अपनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि कक्षा कक्ष की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सतत। अर्थात सतत आकलन अलग अलग चीज नहीं है, इनको हम अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते, ये साथ चलती है। साथ का मतलब निरंतर, सतत का मतलब निरंतर, लगातार। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का आकलन कर रहा है, वही क्या है? सतत आकलन है। तो सतत आकलन या निरंतर मूल्यांकन और कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो अध्यापक द्वारा संपन्न होती है, दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इनको हम पृथक पृथक रूप में नहीं देख सकते। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समेकित भाग है, जिसमें बच्चे का आकलन लगातार किया जाता है, निरंतर किया जाता है, सतत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक का। देखो, विद्यार्थियों का निरंतर आकलन अध्यापक के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि कक्षा कक्ष की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यह समेकित भाग है, इसलिए यह सत्र पर्यंत, पूरे साल सत्र पर्यंत औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से चलती रहती है। औपचारिक में तो टेस्ट आ गया, परीक्षाएं आ गई, जबकि अनौपचारिक में अध्यापक द्वारा वर्बली प्रश्न कर लिए गए, अवलोकन कर लिया गया, आकलन कर लिया गया। अब इसके साथ इस सतत आकलन में न केवल बच्चों के शैक्षिक पक्ष
शैक्षिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष का मतलब विषयांतर्गत अर्थात विषय वस्तु से संबंधित क्रियाकलाप या शिक्षण कार्य जो करवाया वे गतिविधियां या क्रियाकलाप शामिल होती हैं। न केवल अर्थात सतत आकलन में न केवल बालकों के शैक्षिक पक्ष या विषय वस्तु आधारित क्रियाकलापों का आकलन होता है, बल्कि इसके साथ सह शैक्षिक गतिविधियों शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी नियमित और सतत मूल्यांकन किया जाता है, ताकि इससे हम यह पता लगा सके कि बालकों में वांछित व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ है, बच्चे ने कहां तक सीखा है और कहां उसके साथ और मेहनत करने की जरूरत है या आवश्यकता है। यह सतत आकलन यह अध्यापक कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों का आकलन करके या विभिन्न विधियों के द्वारा या उपकरणों के द्वारा कर सकता है और इनसे प्राप्त प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का उपयोग अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों को सुधारने में करता है, ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति और अधिक हो सके। एक्सप्लेन करते जाओ कितने भी करते जाओ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें देखो बात वही निकल के आई है। सतत आकलन कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, निरंतर चलता है, क्योंकि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समेकित भाग है। यह अध्यापक अपने अध्यापन कार्य के दौरान बच्चों का आकलन करके विभिन्न विधियों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों के माध्यम से करता है और प्राप्त फीडबैक का उपयोग वह अपनी शिक्षण विधियों और कौशलों के सुधार हेतु करता है। इसमें बालक के शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि बालक में वांछित व्यवहार परिवर्तन हुआ या नहीं। तो अधिगम का मतलब ही यही है, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना। तो ये तो सतत का अर्थ था। अब दूसरा शब्द है अपना व्यापक यानी कॉम्प्रेहेंसिव। कॉम्प्रेहेंसिव व्यापक क्षेत्र में विस्तृत है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत है। भारत के एक हिस्से में यानी केवल एक पार्ट हो गया और भारत के व्यापक क्षेत्र में यानी लगभग पूरा भारत आ गया। वही शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो व्यापकता का अर्थ है या आशय है बालक के समस्त गुणों एवं कौशलों का विकास। व्यापकता से क्या आशय है? विद्यार्थियों के या बालक के या बच्चे के समस्त गुणों एवं कौशलों का संतुलित विकास करना। इसमें गुण कौन कौन से आ जाते हैं? केवल आता है एक शैक्षिक पक्ष, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास निहित नहीं है। तो शैक्षिक के साथ साथ बालक के शारीरिक, मानसिक, जितने आपके याद हैं वो सारे पटक दो। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक पक्ष शामिल हैं, यानी सारे के सारे पक्ष शामिल हैं। इन गुणों को, किन गुणों को? जो शारीरिक, मानसिक हैं, इन गुणों और शिक्षा से जुड़े हुए क्या आते हैं? कौशल।
कौशलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब दो भाग कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र, जीन पियाजे का पढ़ा होगा आपने, संज्ञानात्मक क्षेत्र, और दूसरा हो जाएगा सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ज्ञान, इस ज्ञान में, संज्ञान में वो समस्त चीजें आ जाती हैं जो बुद्धि से रिलेटिव होती हैं। कौन कौन सी? तर्क, कल्पना, अवधान, स्मरण शक्ति, सोचना, समझना, विचार करना। तो ये शैक्षिक पक्ष से संबंधित है संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो व्यापकता से आशय है कि बच्चे के संज्ञानात्मक क्षेत्र और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र दोनों का मूल्यांकन किया जाए। केवल ये नहीं कि बच्चा केवल किताबी ज्ञान में तो अच्छा नॉलेज रखता है और इन क्षेत्रों में वह पिछड़ा हुआ है। यदि शिक्षा नैतिक विकास ही नहीं कर सकती, चारित्रिक विकास ही नहीं कर सकती, तो क्या काम है उस शिक्षा का? कोई मतलब नहीं है। यदि बच्चे का स्वयंगात्मक विकास सही नहीं हुआ, बात बात पे क्रोधित होता है, जल्लाता है, चोरी करता है और करता है, क्या मतलब है उसका? यदि सामाजिक गुणों का विकास नहीं हुआ, यानी अलग अलग इनको कितना भी एक्सप्लेन करो, तो व्यापकता से आशय है बच्चे के सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए समस्त गुणों एवं कौशलों का मूल्यांकन करना। पूर्व में जो परीक्षा प्रणाली थी वह केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित थी और वह केवल बालक के संज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन करती थी। मैंने आपको बताया है शैक्षिक मतलब संज्ञानात्मक, बुद्धि से रिलेटिव चीजें। तो आरटीई एक्ट 2009 से पहले या प्राचीन मूल्यांकन प्रणाली जो थी वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित थी और वह केवल बालक के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित थी, किंतु वर्तमान समय में इसमें सह संज्ञानात्मक क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है, जिसमें बालकों की रुचि, अभिवृत्ति, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, कौशलों, व्यवहार, सृजनात्मकता का विकास आदि तत्वों को शामिल कर लिया गया है कि अध्यापक इनका भी मूल्यांकन करे और यह बताए कि बच्चे में कहां तक व्यवहार परिवर्तन हुआ है। किंतु बालक के सह संज्ञानात्मक क्षेत्र अर्थात रुचि, अभिवृत्ति, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, व्यंग्यात्मक विकास, इनका विकास धीमी गति से होता है, इसलिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही क्लास में हो गए, इसलिए यह निरंतर चलता रहता है 12th क्लास तक। तो यह सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास धीमी गति से होता है और धीमी गति से होने के कारण पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। इसके लिए अध्यापक कक्षा में अवलोकन करता है, चर्चा करता है, वाइवा करता है यानी साक्षात्कार, इंटरव्यू करता है और अन्य उपकरणों एवं विधियों के माध्यम से बच्चों का व्यापक मूल्यांकन करता है। दोनों शब्दों के अर्थ हमने पढ़े, क्या मतलब निकला? वही 4 शब्द निकले। बच्चों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन और बच्चों के संज्ञानात्मक व सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। कैसा मूल्यांकन? निरंतर सतत मूल्यांकन करना। तीसरा शब्द जो इसमें है मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन। ये पूर्व के वीडियो में हम पूरा पढ़ चुके हैं। एवोल्यूशन या मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना या निर्णय करना। कैसा निर्णय करना? बच्चे में वांछित परिवर्तन कहां तक हुआ, बच्चा अगली कक्षा में जाने योग्य है या नहीं। तो मूल्यांकन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की गति, बच्चों के ज्ञान, अवधारणा, कौशल, व्यवहार आदि के बारे में तथ्यों एवं साक्ष्यों का संकलन करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने व सुझाव देने की योजनाबद्ध पद्धति है। मूल्यांकन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ बच्चों के सीखने की गति, बच्चों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, अनुभव, अवधारणा एवं व्यवहार के बारे में योजनाबद्ध तरीके से तथ्यों, आंकड़ों एवं साक्ष्यों का विश्लेषण करने, संकलन करने एवं व्याख्या करने की एक विधि है जो अध्यापक कक्षा शिक्षण के साथ साथ विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से ज्ञात करता है और बालकों की उपलब्धि स्तर का पता लगाता है।
ये शॉर्ट रूप में है और वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये 3 शब्द सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में थे। अब अपने एग्जाम में प्रश्न पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या नहीं है, यानी इसका अर्थ क्या है, तो और इसका अर्थ क्या नहीं माना जाए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मूल्यांकन शब्द आते हैं हमारे दिमाग में, ये आता है कि बालकों की परीक्षा होगी, एग्जाम होगी। तो सबसे पहली बात, सीसीई यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन परीक्षा का पर्याय नहीं है। परीक्षा का पर्याय नहीं है और न ही बच्चों का नियमित परीक्षण है। तू कोई काम का नहीं है, तू सफल ही नहीं हो सकता, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ऐसी विधि ही नहीं है सीसीई। इसके अलावा सीसीई बच्चों को ग्रेड देना या अंक प्रदान करना नहीं है, अर्थात पास फेल का सर्टिफिकेट देना नहीं है, सफलता या असफलता का प्रमाण पत्र देना नहीं है। इसके अलावा ये 3 बिंदु आपको याद रखने हैं। तीसरा, सीसीई बच्चों को विभिन्न प्रकार के नाम देना, बच्चों को नाम देना या वर्गीकृत करना नहीं है, वर्गीकृत करना नहीं है। बहुत से नाम दिए जाते हैं बच्चों को, जैसे पिछड़ा हुआ बालक, मंदबुद्धि बालक, धीमी गति से सीखने वाला बालक, सर्जनात्मक बालक, कमजोर बालक, होशियार बालक, समस्यात्मक बालक। तो ऐसे नाम देना सीसीई का उद्देश्य नहीं है। तो देखो सीसीई क्या नहीं है, यह कोई परीक्षा प्रणाली नहीं है और न ही बच्चों का टेस्ट है, नियमित टेस्ट है। सीसीई किसी प्रकार से भी बच्चों को अंक प्रदान करना या ग्रेड देना नहीं है और पास फेल का प्रमाण पत्र देना नहीं है। इसके अलावा बच्चों को विभिन्न प्रकार के नाम देना या वर्गीकृत नहीं है, करना नहीं है, जैसे प्रतिभाशाली बालक, सर्जनात्मक बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, ऐसा कुछ नहीं है। और सीसीई बच्चों में भय व दबाव की प्रतिस्पर्धा को जन्म देने वाला नहीं है। ऐसा कोई बच्चों पे प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि पढ़ ले बेटा नहीं तो तू फेल हो जाएगा, पढ़ ले बेटा वरना तो तेरी शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े तो ठीक, न पढ़े तो और भी ठीक, उसका और पक्षों का विकास हो जाएगा। यानी अध्यापक पढ़ाए तो शैक्षिक उद्देश्यों के साथ साथ सह शैक्षिक उद्देश्यों को भी साथ लेकर के चले। तो विकल्प में इस तरीके की चीज आती है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यदि ऐसा आता है कि बच्चों को पास व फेल का, सफलता या सफलता का प्रमाण पत्र देना, अंक या ग्रेड देना, तो ये नेगेटिव चीजें हैं, ये इसमें नहीं है। अब इसका उद्देश्य क्या है, किसका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्यों शुरू किया गया है ये? तो इसका जो सबसे पहला उद्देश्य है वो तो ये है, विभिन्न विषयों, कम से कम 8-9 विषय एक क्लास में चलते हैं, तो विभिन्न विषयों का एक निश्चित समय के बाद बच्चों की विभिन्न विषयों में एक निश्चित समय के बाद बच्चों की उन्नति या प्रगति को जानना, केवल पता लगाना है। बच्चा कमजोर है तो और सुधार करें, ऐसा नहीं कि फेल कर दिया, ये कर दिया। दूसरा, बच्चों की व्यक्तिगत एवं विशेष आवश्यकताओं का पता लगाना, विशेष आवश्यकताओं का पता लगाना। इसके अलावा बच्चे ने क्या सीखा
कैसे सीखा, कैसे सीख रहा है के आधार पर बच्चों की रुचि एवं अभिवृत्ति का पता लगाना। इसके अलावा कक्षा शिक्षण में सुधार करना, कक्षा शिक्षण में सुधार करना या उसे और बेहतर बनाना। इसके अलावा बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। इसके अलावा बच्चों में एग्जाम के भय व दबाव को दूर करना। और बच्चों को स्व आकलन यानी स्वयं का मूल्यांकन हेतु तैयार करना। आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में पढ़ा होगा आपने, अंतर्दर्शन विधि। तो सीसीई के जो उद्देश्य हैं वो मुख्य रूप से ये हैं कि विभिन्न विषयों में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसमें एक निश्चित समय के बाद में बच्चों की प्रगति का पता लगाना और बालकों की व्यक्तिगत एवं विशेष आवश्यकताओं का पता लगाना, बच्चा क्या बनना चाहता है क्या नहीं बनना चाहता उसके अकॉर्डिंग उसे मोटिवेट करना, तथा बच्चों ने क्या सीखा, कैसे सीखता है के आधार पर बालकों की रुचि व अभिवृत्ति का पता लगाना, कक्षा शिक्षण को और बेहतर बनाना, सुदृढ़ बनाना तथा बच्चों में क्रिएटिविटी विकसित करना, एग्जाम के भय, दबाव व तनाव को दूर करना और उन्हें स्व आकलन हेतु तैयार करना। यह था सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।